हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण। मैंने आपको बताया था एक बॉडी का मास ये है, एक बॉडी का मास ये है, एक बॉडी का मास ये है, यानी अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूट था। उसके लिए मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सिखाया था और मैंने ये बताया था अगर ये बॉडी है इस पर लगातार मास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी मैंने आपको समझाया था। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट सबसे ज्यादा एयरफोर्स और नेवी, अगर रोटेशनल मोशन यानी गुणन गति के अंदर से क्वेश्चन बनता है तो 98-99% प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप तुमने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब बार में सर्च करें रोटेशनल मोशन 04 साइंस फॉर डिफेंस। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा वो टोटली बेस्ड है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रोटेशन मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी लंबवत अक्ष की प्रमेय। और दूसरा टॉपिक होगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी समांतर अक्ष की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कई साल एयरफोर्स नेवी ने पूछा है। ठीक है, और इन पर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये आपका आज रोटेशन मोशन का पार्ट होगा 05 और मैकेनिक्स का होगा लेक्चर नंबर 33। अब देखो, आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम यानी लंबवत अक्ष की प्रमेय। हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, मैंने बोल दिया। ठीक है, लंबवत अक्ष की प्रमेय। ये एयरफोर्स के एग्जाम में 2017 और 18 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती क्या है। पहली बात तो ये समझो, ये जो थ्योरम है इसकी कुछ कंडीशन है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होती है। तो पहली बात, ये जो थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ऑन 2D बॉडीज। ये सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडी पर ही लगती है, यानी 1D और 3D बॉडी पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडी के लिए अप्लाई होती है। 2D बॉडी बोले तो दैट इज लैमिनार बॉडीज। लैमिनार बॉडीज यानी ऐसे देखो, आप प्लेट है, प्लेट थिन प्लेट, यानी उसकी थिकनेस क्या हो, 0। ऐसी बॉडी जिसकी थिकनेस क्या हो, 0, ऐसी बॉडी पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगी। यानी मैं बोल दूंगा कि थिक प्लेट, थिन प्लेट हैविंग 0 थिकनेस, ऐसी बॉडी के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है थ्योरम। ये थ्योरम होती क्या है वो देखो, ये थ्योरम होती है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो, मैं आपको समझाऊंगा बारी बारी से चीजें। देखो पहले, ये आपकी मूवमेंट ऑफ ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। अब कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन पर ही ये थ्योरम वैलिड है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी आपस में लंबवत होनी चाहिए, तब ही आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताओगे। ठीक है, तो यानी एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस यानी जेड अक्ष शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए तीनों अक्ष, तीनों एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमेशा उस बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए।
जो बॉडी है उसके प्लेन में होनी चाहिए, उसके समतल में होनी चाहिए, समतल से बाहर नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी इन प्लेन ऑफ बॉडी, उस बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए जिसकी थिकनेस क्या है, 0। तीसरी बात, जैसे आप देख लो, ये मेरे पास यहां एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक। इस बॉडी पर जो मास है डिस्ट्रीब्यूट क्या है, वो m है। कितना मास है इस बॉडी का, मास m है। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए, इस बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए। देखो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस, ये क्या है, इस बॉडी के प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी बात, ये जो जेड एक्सिस है वो हमेशा, जेड एक्सिस हमेशा इस बॉडी के परपेंडिकुलर, इस तरीके से इसको चीरती हुई पास होगी, यानी जेड एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो जेड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं कि तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दूसरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी प्लेन में लाई करनी चाहिए बॉडी के। और तीसरी बात, ये जो जेड एक्सिस है वो हमेशा इस प्लेन ऑफ बॉडी के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो इन्हीं कंडीशन पर वैलिड होगा। एग्जाम में कभी भी ये चीज पूछी जा सकती है, आपको ऑप्शन बना के कैसे भी पूछ सकता है। और ये आपकी क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस बराबर एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये पॉइंट्स थे आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड, इनको नोट करो। अब इसके बाद मैं इन पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर लेमिनार है, यानी उसकी थिकनेस क्या है, 0, ठीक है, स्क्वायर है, और इसका मास क्या है, m मास है, और इसकी साइड क्या है, a। इसकी साइड क्या है, ये सब क्या है, साइड a है इसकी, ठीक है, a साइड है, ठीक है। और ये हमें जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ये जेड एक्सिस है, तो हमसे बोल रहा है ये जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, ठीक है। यानी फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, ये हमें निकालना है, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ऑप्शन ए ma²/3, ठीक। ऑप्शन बी ma²/6, ऑप्शन सी ma²/12 और ऑप्शन डी ma²/4। ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। अब देखो ये थिन है, सॉरी ये इसकी थिकनेस बिल्कुल 0 यानी थिन है, तो हमें क्या लगाना है यहां पे, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जेड एक्सिस के अलावा निकलवा रहा है, तो एक काम करो, एक्स एक्सिस और ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड एक्सिस के अलावा, तो लगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई बाई। अगर मुझे जेड एक्सिस के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है तो मुझे एक्स एक्सिस के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और वाई एक्सिस के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ये दोनों पता है तो मैं दोनों को ऐड करके निकाल सकता हूं। मैंने आपको कल का, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको, स्क्वायर लिया था या रेक्टेंगल, दोनों के लिए आपको समझाया था। पहले आप स्क्वायर के लिए देखो, इसका मास m था और साइड इसकी क्या है a, ठीक है।
साइड इसकी क्या है, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था, मैंने ये बताया था, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस एक्स एक्सिस को चीरती हुई जा रही है, ये इस वाई एक्सिस को चीरती हुई जा रही है। तो एक्स एक्सिस को चीरती हुई जा रही है तो साइड क्या है, ए, तो ये क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। सेम वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। अगर ये रेक्टेंगल होता, अगर ये साइड ए है और ये क्या होती बी, तो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आ जाता, एम बी स्क्वायर बाई 12, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या निकल के आ जाता, एम ए स्क्वायर बाई 12। यही तो पढ़ाया था। सेम केस यहां है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स अच्छे, तो देखो ये साइड ए है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। ये वाई एक्सिस है सेम, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा 2m a स्क्वायर बाई 12 और 12 6 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा m a स्क्वायर बाई 6। यानी z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ गया, m a स्क्वायर बाई 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसको नोट करो, अच्छे से समझो इसको, और इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये कंडीशन है, और इसका जो मास है वो m है, क्या मास है, m मास, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो पहले आप एक मेरी बात समझ लो, आप देखो अगर ऐसा सिंबल देखते हो या ऐसा देखते हो डॉट वाला या क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाले का मतलब है कि ये जो एक्सिस है वो अंदर की तरफ है। कैसे, अंदर की तरफ, देखो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये जैसे मैं बना रहा हूं इस बात का मतलब समझ लेना, अब ये इसके क्या है, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। क्रॉस है तो इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ। अगर ये डॉट है तो इसका मतलब क्या है, एक्सिस बाहर की तरफ। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को जब समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जेड एक्सिस हमेशा उस बॉडी के कैसी रहेगी, लंबवत रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये कैसा होगा, लंबवत, और क्रॉस है तो ये अंदर की तरफ लंबवत है और इसके आसपास इस तरीके से बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, जेड एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अगर इसकी साइड एक्स है और ये साइड अगर एक्स दे रखी है, तो मान लो इसको आप एक्स एक्सिस मान लो और इसको आप वाई एक्सिस मान लो। तो क्या निकलवा रहा है हमसे, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त आघूर्ण बताओ जेड एक्सिस के अलाउंग, जेड एक्सिस के अलाउंग। ऑप्शन ए एम एक्स स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन बी एम एक्स स्क्वायर बाई 6, ऑप्शन सी एम एक्स स्क्वायर बाई 8 और ऑप्शन डी एम एक्स स्क्वायर बाई 3। ये आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो आपको कल के लेक्चर के अंदर ही मैंने एक और चीज बताई थी, आपको एक ट्रायंगल था, ठीक है, ये ट्रायंगल था कोई, ठीक है, और ये हाइट क्या दे रखी थी, h, ये हाइट क्या दे रखी थी, h, और ये क्या था, बेस। इसको ये बेस के अलोंग ये एक्सिस दे रखी थी, इसको मैंने बोला था एक्स एक्सिस। तो बेस से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था मैंने आपको, इस बेस से वो बताया था आपको मैंने एम एच स्क्वायर बाई 6, ये बताया था आपको एम एच स्क्वायर बाई 6। सेम केस आप यहां देखो, मैं ये इसका एक बेस है यानी एक्स एक्सिस, तो इससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एम, और हाइट आपकी क्या है ये, अब हाइट क्या है, इसमें एच है उसमें क्या है एक्स, तो क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर बाई 6। अब बचा वाई एक्सिस, अब आप वाई एक्सिस को देखो, अगर आप वाई एक्सिस को इधर से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइट। भाई सिंपल है, अगर आप ये बेस है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगी, हाइट, और ये इसके लिए बेस हो गया तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइट।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 6। सिंपल। तो अब देखो क्या कर दो, निकाल दो जेड एक्सिस के अलॉन्ग, क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज व्हाट, इसको मैं एम एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एक्स स्क्वायर बाई 6, तो क्या हो जाएगा ये 2m एक्स स्क्वायर बाई 6 और 2 3 6, तो एम एक्स स्क्वायर बाई 3। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अच्छे सवाल हैं, रेलेवेंट सवाल हैं आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडी के लिए। ठीक है, ये आपके लेवल के सफिशिएंट सवाल हैं। अभी तो इससे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल और बनते हैं, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, लिमिटेड है, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आपके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई फिनिश, उसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उसकी कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब आपको मैं कराऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी समांतर अक्ष की प्रमेय। ठीक है, अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी समांतर अक्ष की प्रमेय। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष की प्रमेय। इसकी खूबसूरत बात क्या है कि ये कोई लिमिटेशन नहीं रखती, ये 1D बॉडी पर भी अप्लाई होगी, ठीक है, 2D बॉडी पर भी अप्लाई होगी और 3D बॉडी पर भी अप्लाई होगी। लेकिन तुमने देखा था जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी वो सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडी पर ही अप्लाई थी, 1D और 3D पर अप्लाई नहीं होती थी, नहीं लगती थी। इतनी बात क्लियर है? तो ये 1D 2D 3D सब बॉडी पर लगेगी। ठीक है, सब इसके लिए एक समान है। अब देखो होती क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देखो ये मेरे पास यहां एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, एक बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो m है। क्या मास है इस बॉडी का? m मास है। इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की खूबसूरत बात क्या है कि यहां जो एक्सिस है, एक एक्सिस, वो हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होगी। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कहीं किसी दूसरी तरफ से एक साइड से पास हो जा, सेंटर ऑफ मास से पास हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर कंपलसरी है कि हमेशा एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगी ही होगी। ठीक है, तो इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो एक एक्सिस क्या हो गई, सेंटर ऑफ मास से पास हो गई इस तरीके से, और इसका मैंने नाम दे दिया ICOM, यानी सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास से जो पास हुई है इस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I। ठीक, अब देखो एक दूसरी एक्सिस इस दूसरे छोर से पास हो गई और इसका आपको हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, जड़त्व आघूर्ण, कैलकुलेट करना है। आप एक बात समझो, जो मैंने सेंटर ऑफ मास से पास किए एक्सिस, ये अक्ष जो पास की है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता होगा। आप याद करो, वन डायमेंशन के केस में याद करो, मैंने रॉड कराई थी आपको, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कराया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई ये रॉड थी, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करा रहा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12। रिंग से मैंने कराया था mr², कराया था नहीं कराया था? तो ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ये तो आपको आता है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन आपको ये हमेशा ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसे मैं क्या बोल रहा हूं, ए। क्या बोल रहा हूं, ए। तो ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो कुछ बातें यहां जान लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों एक्सिस हैं, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और इसके एक एंड से पास होने वाली एक्सिस, ये और हमेशा दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो पहली बात, दोनों एक्सिस हमेशा समांतर होनी चाहिए। तो
पहला पॉइंट क्या है कि बोथ एक्सिस या टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, यानी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर। दूसरी बात क्या है कि इनके बीच में, यानी या ऐसे समझो, दूसरी बात क्या है कि एक एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो वन एक्सिस शुड बी पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी के द्रव्यमान केंद्र से पास होनी ही चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनके बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो बोथ बॉडी हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैंने क्या मान लिया है, ए। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है वो देखो आप। मुझे आई निकालना था, ये आई निकालना था, तो ये आई बराबर होगा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये इस बॉडी का मास m है, इसकी डिस्टेंस क्या, दोनों के बीच की एक्सिस की a, तो ये हो जाएगा ma²। तो ये आपकी होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस ma², ये आपकी होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और IZ बराबर Ix प्लस Iy, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद अब मुझे आप पर इसको क्वेश्चंस भी लगवाने हैं, ठीक है। अपने एग्जाम में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, वो डायरेक्ट पूछी जा चुकी है कि बताओ भाई, ये आपको ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सी आपकी पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगी, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन नेवी ने ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस लगवा रहा हूं। आसान से सवाल है ना, कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका है 1D के लिए ना, 1D 2D 3D तीनों पर अप्लाई होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो 1D के लिए देखो, आपको एक रॉड दे रखी है, पतली रॉड, ठीक है। इस रॉड की लंबाई क्या है, L, ठीक है, और इसका मास क्या है, M, ठीक है। और एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICUM, और एक इसके एंड से पास हो रही है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, I। यही हमें निकालना है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है, L, ठीक है। अब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, L/2। तो ये हमें I निकालना है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ये बोल रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये आपको निकालना है ना। ऑप्शन ए mL²/12, ऑप्शन बी mL²/6, ऑप्शन सी mL²/3 और ऑप्शन डी mL²/4, ठीक है। बताओ, अगर आप स्मार्ट माइंड से काम करोगे, मैंने कल आपको ये फॉर्मूला कराया था कि अगर एक एक्सिस से यहां से अगर पास हो रॉड से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था आपको, mL²/3 डायरेक्ट। यहां हम, वो अलग बात है, हम आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसको सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन आपको कल मैंने बताया था कि अगर एक रॉड है और उसकी एक एक्सिस इस तरीके से एक एंड से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसकी लेंथ L है। तो मैंने आपको क्या बताया था, mL²/3। और मैंने एक आपको यह बताया था, अगर इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है रॉड के से, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, mL²/12। ये बातें मैंने आपको सिखाई थी। तो निकाल दो यहां, अगर आपको यहां लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो लगा दो ICOM प्लस MA²। ए यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि सवाल के अंदर कितनी दे रखी है, L/2। तो सेंटर ऑफ मास से कितना हो जाएगा इसका, mL²/12।
प्लस m, a कितना हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, ml²/12 प्लस ml²/4। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा ml² प्लस दैट इज व्हाट 4 3ml²। तो 3 ये आ जाएगा 4ml²/12, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया ml²/3। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद आपको मैं 2D का क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन 2D का है ना। सेकंड सवाल, आपको एक लेमिनार डिस्क दे रखी है। ठीक है, यानी इसकी थिकनेस क्या है 0। ठीक है, ये एक लेमिनार डिस्क है और यहां से एक टेंजेंट पास है, इस तरीके से एक टेंजेंट पास हो रही है, यानी एक स्पर्श रेखा पास हो रही है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, और इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है। ठीक, दैट इज ICOM। और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मानो आप R है। कितनी है R। ठीक है, अब हमसे निकलवा रहा है इस I का मान क्या होगा, जो टेंजेंट जो पास हो रही है, जो एक्सिस पास हो रही है, इसका वैल्यू बताना है आपको। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखा है 2/3 mr², दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4/5 mr², और तीसरा ऑप्शन है 5/4 mr², और ऑप्शन डी है 3/5 mr²। ये आपको ऑप्शन गिवन है। यहां जो आप मिस्टेक करोगे वो ध्यान से सुनना, वो क्या करते हैं जनरली। ठीक है, आप लगाओ पहले, क्या हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम ICOM प्लस दैट इज, अगर इसका मास m है तो क्या हो जाएगा ma², और ये यहां पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार mr²। देखो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास से जब पास होती थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखना mr²/2। क्या ये सही है? mr²/2 ये तब होता था, ये इस तरीके से पास हो परपेंडिकुलर इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे पास हो रही है तो ये डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाता है mr²/4। ये बात आप ध्यान रखना। अगर डिस्क में, ये डिस्क है और इसका सेंटर ऑफ मास है, अगर ऐसे पास हो रही है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास से वो हो जाएगा mr²/2। लेकिन अगर ऐसे पास हो रही है तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो हो जाएगा mr²/4। ध्यान रखना, तो कभी मिस्टेक मत करना, ये चीज आप देख लो फिगर के अंदर। ठीक है, तो mr²/4 हो गया। अब लगा दो आप, ये कितना आ जाएगा mr²/4 प्लस mr²। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा mr² प्लस 4mr²/4, तो कितना आ गया 5mr²/5 mr²/4। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छे से नोट करो आप। अब क्वेश्चन है 3D का। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप, ये आपके लेवल तक ही सवाल है, ऐसे में सोचना कि आपके लेवल से ऊपर है, नहीं, आपके लेवल तक का ही सवाल है। ऊपर का देख लोगे तो फिर तो बस। ठीक है, तो आपके लेवल का ही सवाल है, तो कहीं वीडियो स्किप कर रहे हो, नहीं भाई ये तो बड़ा टफ लग रहा है, कुछ भी नहीं है, आपके लेवल का क्वेश्चन है, और AA SSR का पूछने की प्रोबेबिलिटी भी है यहां से। ठीक है ना, तो ये AA लेवल का ही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये किसका है 3D का क्वेश्चन। ठीक है, 3D। तो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर का, है ना, सॉलिड स्फीयर ठोस गोला।
आपको एक ठोस गोला दे रखा है, ठीक है, और इसका मास क्या है, m मास है, ठीक। इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, दैट इज ICOM, ठीक है। और एक टेंजेंट आप यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I। यही हमें बताना है, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, R, ठीक। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ये आपको टेंजेंट से जो पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दैट इज 5/3 mr², ऑप्शन बी दैट इज 5/7 mr², ऑप्शन सी दैट इज 7/5 mr², और ऑप्शन डी 4/5 mr²। ये आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने आपको बताया था ये सॉलिड स्फीयर है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर कोई एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है सॉलिड स्फीयर से ठोस गोला से, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, 2/5 mr², जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, r, तो 2/5 mr²। सेम केस अब लगा दो यहां क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस व्हाट ma², और a यहां पे क्या है, r, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r। तो अब लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ICOM दैट इज 2/5 mr² प्लस mr²। तो ये 5mr² प्लस 2mr² दैट इज 7/5 mr², ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज हमारे रोटेशनल मोशन के 5 पार्ट हो गए, ठीक है। आज की वीडियो में तो मैं आपको इतना ही कराऊंगा, सफिशिएंट है। तो रोटेशनल मोशन के 5 लेक्चर हो गए। अभी आपको जो मैं लास्ट टॉपिक बचा है इसका, जो कल कराऊंगा, दैट इज पार्ट 6, रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है, वो मुझे आपको कराना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद मुझे आपको भी रोटेशनल मोशन के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आर्यहंत के, लूसेंट के, पाथफाइंडर के, ठीक है, और कुमाल मित्तल के कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए जिनको पूछता है, वो चीजें मुझे आपको करानी है। तो देखो, रोटेशनल मोशन के 7 लेक्चर हो जाएंगे, लगभग 7 लेक्चर हो जाएंगे। अब डिफेंस के कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आपके लेक्चर थोड़े बड़े होते हैं। मैं उनसे अगर पूछता हूं कि भाई तुम्हारे इस बार कितने नंबर आए थे, 2 आए साहब, 0 आए साहब, माइनस के 2 आए, 8 आए, मतलब वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है, ये शॉर्ट वीडियो कॉमेडी की अच्छी लगती है, क्योंकि आपका साहब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 5 मिनट और 10 मिनट की वीडियो में कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और फिर नंबर तो ऐसे ही आएंगे 2 और 3 और 4 और 0 नेगेटिव मार्किंग में। क्यों, आपको आदत ही नहीं है बड़ी वीडियो देखने की। अगर आपको मेरिट में बने रहना है और नंबर लाने हैं, तो आप बड़ी वीडियो देखने की आदत डालो, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाती है। मैं खुद कोशिश करता हूं छोटी वीडियो डालने की, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए चीजें सारी कराता हूं। क्वेश्चंस, थ्योरी को बहुत अच्छे से समझानी होती है, क्वेश्चंस आपको कराता हूं हर टॉपिक पर, तो वीडियो ऑटोमेटिक लेंथी हो जाता है। 40-45 मिनट का तो नॉर्मल बन जाता है। मैं खुद कोशिश करता हूं कि इसको 45-40 तक रहने दूं, लेकिन ऑटोमेटिक 50-60 मिनट का पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी, 2 मिनट की 4 मिनट की गाने वाली आदत नहीं सुधारी है, कॉमेडी वीडियो देखने वाली, तो नंबर यही आएंगे 2 या 3 या 4 या 1। तो पहले आप आदत डालो बड़ी वीडियो देखने की, क्योंकि बड़ी वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, चीजें वाइडली तरीके से आपको समझाई जाएंगी। और एक बार चीज समझ में आ गई, एक बार आप ये पढ़ लो फिजिक्स, गारंटी देता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आदत डालनी होगी बड़ी वीडियो देखने की, ठीक है, क्योंकि चीजें इसके अंदर अच्छे से कवर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी नहीं सुधरोगे, क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए। अगर शॉर्ट वीडियो चाहिए, फिर वही नंबर 2-3 आएंगे। कंप्रोमाइज कर सको तो कर लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपका होगा, यानी जैसे 7 लेक्चर में खत्म करा दूंगा, 7 पार्ट खत्म हो जाएंगे रोटेशनल के। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें।
और अच्छे तरीके से चीजें करते रहें, रिवीजन करते रहें बार, ठीक है।